नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश नेपाल में बहुत तेजी से कुछ बहुत बड़ा हो रहा है और ये परिवर्तन अगर आप आज नहीं समझेंगे तो कल जो घटना होगी वो समझ में नहीं आएगा। पहली घटना ये हुई है कि किंग ज्ञानेंद्र वापस लौट आए हैं नेपाल। जो लोग बच्चे हैं वो नहीं समझेंगे कि किंग ज्ञानेंद्र कौन है, राजा ज्ञानेंद्र, उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दूसरी घटना बताता हूँ। दूसरी घटना ये हुई है कि नेपाल के आर्मी चीफ ने यह कहा है कि नेपाल के लोग माओइस्ट सरकार के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं और नेपाल की सेना क्या है, ये पीपुल्स आर्मी है, लोगों की सेना है। लोगों की आकांक्षाएं जो होती है हम वो करते हैं और अगर कल नेपाल के लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि उन्हें दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सेना कौन होती है रोकने वाली? हम लोगों के साथ जाएंगे और लोगों का साथ देंगे। ये दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। इसी से सवाल ये कि क्या नेपाल दोबारा हिंदू राष्ट्र बनने की राह पर है? क्या राजा का लौटना एक बार फिर से नेपाल में राजशाही के पुनर्स्थापन की आशंका है इससे? अब उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 20 साल 22 साल है, हम लोगों ने एक घटना देखी नेपाल में और उस वक्त मेरी उम्र मुश्किल से 10-12 साल की रही होगी जब यह घटना हुई थी। 1 जून 2001 नेपाल का राजभवन है और अचानक खबर आती है कि नेपाल के राजभवन में राजा वीरेंद्र विक्रम शाहदेव, उनकी पत्नी ऐश्वर्या सहित राज परिवार के सभी सदस्यों को गोलियों से भून डाला गया। उससे पहले नेपाल में राजशाही थी, राजा का शासन था और हत्या का आरोप किस पे लगा? राजकुमार दीपेंद्र पे। उसके बाद कई तरह की खबरें हैं, अलग अलग तरह का नैरेटिव सेट है कि क्यों मारा गया, क्यों हत्या की गई। लेकिन जो लोकप्रिय जो नैरेटिव है वो ये है कि राजकुमार दीपेंद्र ग्वालियर की महारानी की बेटी से शादी करना चाहते थे और राजा वीरेंद्र विक्रम को यह बात पसंद नहीं थी, महारानी ऐश्वर्या को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने हत्या कर दी। लेकिन यहीं से कहानी असली शुरू होती है। 3-4 सवाल हैं जो आप समझिएगा। सवाल नंबर 1 कि राजकुमार दीपेंद्र राइट हैंड से सारा काम करते थे, उन्होंने लेफ्ट हैंड से उस दिन स्टेन गन क्यों चलाया? दूसरा सवाल, दीपेंद्र जिस वक्त गोली चला रहे थे क्या वो नशे में थे? रिपोर्ट आई है कि हाँ, उन्होंने हीरोइन और हशीश वो ले रखा था। आमतौर पे इससे पहले कभी दीपेंद्र ने उस नशे का इस्तेमाल नहीं किया। क्या किसी ने उन्हें नशा दिया था? अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है। आते हैं वापस राजा ज्ञानेंद्र जी पे। वीरेंद्र विक्रम के हत्या के बाद, उनके दुखद निधन के बाद ज्ञानेंद्र को बनाया गया। उसके बाद वहां एक माओइस्ट मूवमेंट शुरू हुआ और नेपाल में कम्युनिस्टों का शासन हुआ। अब कुछ बड़े खुलासे हुए हैं उसी से जुड़े हुए। पहला खुलासा यह है कि ग्वालियर फैमिली, दीपेंद्र शादी करना जहां चाहते थे, ना उनको ऐतराज था ना नेपाल के राजा को ऐतराज था। ये ताजा रिपोर्ट कहती है। जब दोनों को ऐतराज नहीं था तो राजकुमार दीपेंद्र ने हत्या क्यों की? दूसरी बात कि जिस वक्त दीपेंद्र ने हत्या की उससे ठीक पहले उनके एक सहयोगी हुआ करते थे गजेंद्र, उन्होंने हशीश और हीरोइन के मिक्सचर वाली सिगरेट राजकुमार दीपेंद्र को पिलाई थी। तो तीसरी बात कि चाइनीज एंगल है। 1996 से 2006 तक नेपाल में कम्युनिस्ट आंदोलन चल रहा था। वहां की माओवादी थी जो कि वहां के राजा और वहां की सरकार से लड़ रही थी। आरोप यह है कि उस दौरान बड़े पैमाने पर चीनियों ने बड़े बड़े बिजनेसमैन घरानों में शादी की नेपाल में, जिसकी मैं तस्वीरें आपको पोस्ट कर दूंगा। नेपाल में थोड़ा सा भी जो इन्फ्लुएंशियल परिवार था उनके साथ चीनी नागरिकों ने शादी की और कई उनमें से बस गए और उन्हीं के पैसों का इस्तेमाल कर वहां के राजशाही को उखाड़ फेंका। यह भी नया आरोप है, नया खुलासा है। क्या राज परिवार की हत्या के पीछे चाइना था? क्या राजा की हत्या के पीछे चीन के वो एजेंट्स थे, माओइस्ट थे, जो कि नेपाल की सत्ता पे कब्जा करना चाहते थे? और जब नेपाल की सत्ता पे उन्होंने कब्जा किया उसके बाद नेपाल को हिंदू राष्ट्र का दर्जा हटाकर एक सेकुलर कंट्री घोषित किया है। दोबारा अब आंदोलन हो रहा है। एक और एंगल उसमें जो बताया जा रहा है कि उस वक्त चाइना जो था वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव नेपाल में लाना चाहता था, काठमांडू तक। नेपाल के जो राजा वीरेंद्र विक्रम थे वो विरोध कर रहे थे इसमें। हत्या की एक वजह वो भी बताई जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण एंगल है यूएस एड डिपार्टमेंट और डीप स्टेट का।
खबर यह है कि 2001 में जब नेपाल में माओइस्ट इंसर्जेंसी थी और चीन उनका खुलेआम सपोर्ट कर रहा था, तो CIA ने अपने एक एजेंट्स को भेजा और वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट था, उसका नाम था माइकल ई मेलिनोवस्की। ये नेपाल भेजा गया और आरोप ये है कि CIA के उस एजेंट ने राज परिवार को बरगलाया। माइकल ई मेलिनोवस्की ने गजेंद्र के साथ दोस्ती की और मुलाकात हुई उनकी, और जो अगले राजा बने ज्ञानेंद्र जी, उनके घर पे इनकी गुप्त बैठक हुई, मुलाकात हुई और उसके बाद वीरेंद्र विक्रम की हत्या की साजिश रची गई। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने लगाऊंगा, जो भी मैंने बताया है कि जैसे जैसे आप देखते रहेंगे वो सारे पेपर आपके सामने लगेंगे और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। नेपाल को हिंदू राष्ट्र न रहे और वहाँ पे माओइस्ट या कम्युनिस्टों का शासन हो, इसके लिए चीन, राज परिवार के दुश्मन और अमेरिका ने मिलकर साजिश रची थी। अब इस बात का खुलासा हुआ है और इसके बाद नेपाल के आर्मी चीफ ने कहा है कि वहाँ के लोग अगर दोबारा राजशाही चाहते हैं, दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो मैं लोगों के सपनों के साथ हूँ, आकांक्षाओं के साथ हूँ। आपको क्या लगता है, क्या नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? नेपाल भारत संबंधों में उसी वक्त से खटास आई जब से नेपाल हिंदू राष्ट्र न रहकर सेकुलर कंट्री बना, कम्युनिस्टों का शासन रहा। भारत विरोधी भावनाएं वहां भड़काई गई उन व्यापारियों के द्वारा जिनके यहाँ चीनी नागरिकों ने शादी की थी। कहानी लंबी है, कुछ आप भी पढ़िए और हमें भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि नेपाल में इस वक्त चल क्या रहा है। और नेपाल अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, दोबारा राजशाही आती है, तो भूटान के बाद नेपाल दूसरा भारत का पड़ोसी राज्य होगा जहां मोनार्की होगी। भूटान के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, उम्मीद है नेपाल के साथ रिश्ते और गहरे होंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी, कुछ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पूरे डिटेल्स के साथ मैं बताऊंगा। नमस्कार।